तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत में यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ख़ास करके जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड है, वहाँ पर तो आपको अनगिनत यहाँ पर ग्लेशियर्स देखने को मिलेंगे। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जहाँ पर आपको ग्लेशियर देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी जो है क्लाइमेट चेंज का असर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बहुत सारी जगह पर जो है ग्लेशियर पिघल रहे हैं। और आप सोच रहे हो ना कि जो क्लाइमेट चेंज का जो मामला है ना, वो यहाँ पर अभी फ्यूचर का मामला है कि भाई अभी तो कुछ है नहीं, जो भी फ्यूचर में होगा वो होगा, वहाँ पर जो देखने को मिलेगा क्लाइमेट चेंज का असर। लेकिन आप एक बार फिर से सोचिए, क्योंकि देखा जाए तो एक देश अपने के सारे ग्लेशियर ही लूज़ कर चुका है। और मैं बात कर रहा हूँ वेनेजुएला की। वेनेजुएला दुनिया का ऐसा देश बन गया है, पहला देश बन गया है जिसने अपने के सारे ग्लेशियर ही लूज़ कर दिए। वेनेजुएला के पास यहाँ पर देखा जाए तो पहले 6 ग्लेशियर होते थे और 6 में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर ग्लेशियर जो है ख़त्म हो चुके हैं, सारे के सारे ग्लेशियर यहाँ पर ख़त्म हो गए। 5 तो ग्लेशियर यहाँ पर 2011 में ख़त्म हो गए थे और आखिरी ग्लेशियर बचा था हम्बोल्ट ग्लेशियर्स, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। तो आप फिर से सोचें कि यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है वो यहाँ पर कितना ज़्यादा असर डाल रहा है, बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है ये। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है वो क्या होते हैं, किस तरह से यहाँ पर जो वेनेजुएला है उसने अपने जो ग्लेशियर है वो खो दिए हैं और इसका असर यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कि यहाँ पर जो वेनेजुएला है वो कहाँ पर स्थित है। तो वेनेजुएला जो स्थित है वो यहाँ पर साउथ अमेरिका के महाद्वीप में स्थित है और ये बिल्कुल उत्तर साइड में है, बिल्कुल नॉर्थ के साइड में आपको देखने को मिलेगा वेनेजुएला। और उनके साइड में है यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड भी है उनके उत्तर में, और यहाँ पर कैरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो वेनेजुएला है वो यहाँ पर एक कम्युनिस्ट सरकार है वहाँ पर। हालांकि देखा जाए तो ऑफिशियल कम्युनिस्ट देश तो नहीं है वो, लेकिन यहाँ पर उनका जो झुकाव है ना वो कम्युनिज्म की तरफ है। और इसी की वजह से यहाँ पर जो अमेरिका और वेनेजुएला के जो संबंध है ना वो बहुत ही ज़्यादा डाउन है। और यहाँ पर अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। लेकिन खैर यहाँ पर बात छोड़ दीजिए सैंक्शंस आने की, हम यहाँ पर बात करते हैं कि भाई एंडीज़ माउंटेन की। तो यहाँ पर देखा जाए तो जो एंडीज़ माउंटेन है वो देखा जाए तो हिमालय के बाद सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। लेकिन अगर हम इसकी लंबाई देखें ना तो लंबाई जाती है बिल्कुल वेनेजुएला से स्टार्ट होकर ये कोलंबिया, पेरू, चिली यहाँ पर और बहुत सारे दूसरे देशों से भी होकर निकलती है। तो देखा जाए तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा लंबी माउंटेन रेंज है। हिमालय भी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, हिमालय ऊंचाई तो उसकी तो बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर उसकी जो लंबाई है ना वो यहाँ पर इतनी नहीं है जितनी यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन की है। तो एंडीज़ माउंटेन जो है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा लंबे माउंटेन रेंज है। अब देखिए यहाँ पर जो हिमालय है वो यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊँचा तो है, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट जो ऊँचा है ना वो यहाँ पर एंडीज़ ही है। तो एंडीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो एंडीज़ है वो यहाँ पर वेनेजुएला में भी होती है, और यहाँ पर जो वेनेजुएला है वो यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन पर इसके 6 ग्लेशियर्स थे। लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर 5 ग्लेशियर ख़त्म हो गए थे 2011 में। लेकिन अब यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही ग्लेशियर बचा था, हम्बोल्ट ग्लेशियर, जो यहाँ पर एंडीज़ माउंटेन्स पर ही था और पीक पर था बिल्कुल, यानी कि पहाड़ी के बिल्कुल ऊंचाई पर था। लेकिन अब यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी इसको रिक्लासिफाई करते हुए सिर्फ और सिर्फ एक आइस फील्ड बना दिया है। यानी कि अब यहाँ पर जो बर्फ़ है वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी रह गई है। एक ग्लेशियर को यहाँ पर ग्लेशियर का दर्जा देने के लायक वहाँ पर बर्फ़ है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर एक ग्लेशियर को होने के लिए जितना बर्फ़ होना चाहिए वो वहाँ पर है ही नहीं। तो इसी वजह से साइंटिस्टों ने उसको यहाँ पर ग्लेशियर का तमगा छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक आइस फील्ड बता दिया कि भाई यहाँ पर ये जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर नहीं रहा बल्कि एक आइस फील्ड है, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ना वो सिर्फ और सिर्फ 2 हेक्टेयर रह गया है। तो 2 हेक्टेयर का यहाँ पर कौन सा ग्लेशियर होता है, कोई भी नहीं होता है। तो इसी वजह से यहाँ पर साइंटिस्टों ने इसको एक आइस फील्ड का दर्जा दे दिया है कि भाई यहाँ पर आइस फील्ड है। तो इस वजह से वेनेजुएला ने अपने सारे के सारे ग्लेशियर जो है वो यहाँ पर खो दिए हैं, और ऐसा करने वाला वेनेजुएला पहला देश बन गया है। तो वेनेजुएला के पास जितने भी ग्लेशियर थे वो सारे ख़त्म हो गए और दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर यहाँ पर खो दिए हैं। तो यहाँ पर अब वेनेजुएला के पास कोई भी ग्लेशियर बचा नहीं है। हालांकि देखा जाए तो एंडीज़ माउंटेन रेंज में बहुत सारे दूसरे देश भी है, वहाँ पर ग्लेशियर बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला के पास अब यहाँ पर कोई भी ग्लेशियर नहीं है। और ये जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है ना वो यहाँ पर साइंटिस्टों की उम्मीद से बहुत तेज़ी के साथ पिघल गया। उम्मीद तो की जा रही थी कि भाई यहाँ पर ये 15-20 साल और जो है चल जाएगा और ख़त्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी जो रफ्तार थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है चली, और यहाँ पर जो ग्लेशियर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर साइंटिस्टों का अनुमान तो ये है कि जो सन 2100 होगा तब तक यहाँ पर दुनिया के 2/3 जो ग्लेशियर होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर पिघल जाएंगे। यानी कि अब यहाँ पर कोई सा भी ग्लेशियर देखने को जल्दी से मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर
2/3 जो ग्लेशियर होंगे वो 2100 तक सन 2100 तक यहाँ पर पिघल जाएंगे, और जो ग्लेशियर बचेंगे ना वो भी यहाँ पर पोलर रीजन में बचेंगे, जहाँ पर गर्मी का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ना क्लाइमेट चेंज का इतना प्रभाव पड़ता है। तो जो भी यहाँ पर बर्फ़ देखने को मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ उस समय तक यहाँ पर पोलर रीजन में देखने को मिलेगी। और जो यहाँ पर देश है, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप के भी ज़्यादातर देशों के जो ग्लेशियर्स होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर ग्लेशियर की बात करें कि भाई ग्लेशियर यहाँ पर क्या होते हैं, तो ग्लेशियर जो है वो आइस के बहुत बड़े जो है ना एक एरिया में होती है जो आइस। अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि जो ऊंचे ऊंची जगह पर होते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। अब जो बर्फ़ जहाँ पर इस एरिया पे पड़ती है ना, तो वो वहाँ पर बर्फ़ जो है ना इकट्ठी होती रहती है। अब देखिए जो ऊपर आसमान से जो बर्फ़ गिरती है वो स्नो के फॉर्म में गिरती है, जिसमें यहाँ पर जो है रुई के जैसे बर्फ़ के जो है ना वो गोले वगैरह होते हैं, तो वो गिरती है। लेकिन अगर यहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारी स्नो गिरे और वहाँ पर 1 साल गुजरने के बाद जो पूरी की पूरी पिघले ना, तो वहाँ पर इकट्ठी होती रहती है, और फिर बाद में जब स्नो का मौसम आता है तो फिर वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो ऐसे गिरते गिरते सालों, हज़ारों सालों में, सैकड़ों सालों में जो है ना वहाँ पर ग्लेशियर का निर्माण हो जाता है। तो जो ग्लेशियर का जो निर्माण होता है ना वो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लेशियर है वो बहुत ज़्यादा जो है ना बड़े होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर इकट्ठी होती है। कई कई ग्लेशियर्स तो यहाँ पर सैकड़ों फुट तक भी यहाँ पर मोटे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लेशियर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा आइस जहाँ पर इकट्ठा होती है वो यहाँ पर ग्लेशियर कहला जाते हैं। जहाँ का जो मेन टेम्परेचर होता है वो पूरे साल का अगर हम एवरेज टेम्परेचर देखें ना, तो वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बर्फ़ है वो इतनी जल्दी से पिघलती नहीं है, और यहाँ पर लगातार बर्फ़बारी होने से वहाँ पर और ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठी होती रहती है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो ग्लेशियर्स होते हैं वो उनका जो एक साइज़ मान के चलें तो यहाँ पर एक साइज़ जो होता है वो लगभग 10 हेक्टेयर का है। अगर 10 हेक्टेयर से ज़्यादा बड़ी आइस शीट है ना, तो उसको यहाँ पर एक ग्लेशियर के तौर पर माना जाता है, और अगर उससे छोटा हो जाए तो वो ग्लेशियर नहीं रहता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है उसका साइज़ यहाँ पर 2 हेक्टेयर का रह गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उसका जो ग्लेशियर का जो तमगा था, जो उसको पहचान थी कि भाई यहाँ पर ये ग्लेशियर है ना, वो ग्लेशियर को हटा कर अब वो सिर्फ और सिर्फ आइस शीट की तरह ही यहाँ पर जो है क्लासीफाइड हो गया है कि भाई यहाँ पर जो वेनेजुएला है उसने अपना जो आखिरी ग्लेशियर था वो भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर उसका जो हेक्टेयर था 10 हेक्टेयर होना चाहिए था, लेकिन अब 2 बचा है, जिसकी वजह से अब वो ग्लेशियर रहा ही नहीं। और इस वजह से यहाँ पर वेनेजुएला ने अपने सारे के सारे ग्लेशियर यहाँ पर खो दिए। और यहाँ पर जो दुनिया भर के जो देश जो अपने जो ग्लेशियर्स हैं वो लूज़ कर रहे हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस, जिसमें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह जो गैस होती है ना वो यहाँ पर सबसे बड़े कारण हैं। अब देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर 18वीं और 19वीं सदी से यहाँ पर शुरू हो गया था कि भाई यहाँ पर सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो यहाँ पर कपड़ों से शुरू हुआ था, और कपड़ों को बनाने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा मशीनरी की ज़रूरत थी, और उसके लिए यहाँ पर जो फॉसिल फ्यूल है वो यहाँ पर जलाना पड़ता था। तो देखिए जब यहाँ पर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो बहुत ज़्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन की जो गैस है वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही यहाँ पर जो है छोड़ दी जा रही थी, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा था। और इसके अलावा यहाँ पर जो परिवहन के साधन हैं वो भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर हो रहा था। तो पोल्यूशन होने की वजह से यहाँ पर जितना भी धुआं वगैरह था, जितने भी खतरनाक गैसें थी, वो यहाँ पर हमारे जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर जा रही थी। अब देखिए यहाँ पर इसकी वजह से जो सूरज की जो रोशनी है और जो सूरज की जो धूप वगैरह और सूरज की जो हीट है वो यहाँ पर धरती पर आ तो रही थी, लेकिन वापस से जो है ना रिफ्लेक्ट हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है वो भी यहाँ पर पिघलने लगे। अब देखिए यहाँ पर उनकी जो रफ़्तार है वो बहुत तेज़ी के साथ जो है ना पिघलने की हो गई, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर है वो भी बहुत तेज़ी के साथ राइज़ कर गया। अब देखिए यहाँ पर अगर टेम्परेचर अगर राइज़ करेगा तो यहाँ पर जो बर्फ़ होगी वो भी यहाँ पर पिघल जाएगी, और ठीक ऐसे ही यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है उसके साथ भी हुआ। टेम्परेचर यहाँ पर राइज़ करता गया, पोल्यूशन बढ़ता गया, और इसकी वजह से यहाँ पर जो ग्लेशियर की जो आइस है वो यहाँ पर पिघलती गई। और अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो ग्लेशियर्स है वो यहाँ पर लगातार कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। और प्राइम एग्जाम्पल तो आपके सामने है वेनेजुएला, जिसने अपने सारे के सारे ग्लेशियर लूज़ कर लिए हैं। और ये जो ग्लेशियर है ना वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेनेजुएला तक ही सीमित है कि भाई ना साउथ अमेरिका के देश होंगे वो ही देखेंगे भाई यहाँ पर तुम्हारा जो ग्लेशियर है वो क्यों पिघल रहा है, बल्कि इसका जो असर है वो इंडिया के ऊपर भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्योंकि आपको तो पता ही है कि भारत जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है, और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भारत जो है इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, यहाँ पर सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, और उसका जो परिवहन का जो सेक्टर है वो भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पोल्यूशन
लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से भारत के जो ग्लेशियर्स है उसको भी बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो भी यहाँ पर आने वाले समय में डिसअपीयर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे वो। और यहाँ पर इतना भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सदी के आखिर तक भारत जो है वो अपने 80% जो ग्लेशियर है वो ये लूज़ कर देगा। यानी कि अगर यहाँ पर भारत के पास अगर 10 ग्लेशियर है ना, तो 2100 तक यहाँ पर जो है 8 ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ 2 ही ग्लेशियर बचेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो ग्लेशियर्स है वो कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर जो है लूज़ होते जा रहे हैं, और भारत भी यहाँ पर जो है वो लूज़ कर सकता है अपने ग्लेशियर्स। तो ये चीज़ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर जो ग्लेशियर लूज़ हो रहे हैं तो इसका असर हमारी ज़िंदगी में क्या पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पर जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ना फ्रेश वाटर के बहुत बड़े सोर्स होते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ पर जो नदियाँ होती है, गंगा नदी, यमुना नदी, ये यहाँ पर साल के 12 महीने बहती नदी है। अब यहाँ पर जो पानी मिलता है उसको कहाँ से मिलता है? वो यहाँ पर मिलता है ग्लेशियर के पानी से। जब बर्फ़ पिघलती है ना पहाड़ों पर, तो तब यहाँ पर जो पिघली हुई बर्फ़ का जो पानी है वो यहाँ पर इसी तरह से नदियों से होकर बह जाता है। और यहाँ पर हमारी जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, वो भी इसी तरह की नदी है। पहाड़ों पर जो ग्लेशियर है उसकी बर्फ़ पिघलती है और उसका जो पानी होता है वो इसी तरह से नदियाँ बन जाती है उसकी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मैदान में रहने वाले लोग हैं और ये जो पानी होता है ना, वो ज़िंदगी का एक अहम सोर्स बन जाता है। अब यहाँ पर अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे ना, तो नदियाँ भी तो सूख जाएगी ना, नदियों को यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाएगा। और इसकी वजह से यहाँ पर जो पीने का पानी है वो भी यहाँ पर नहीं मिल पाएगा, खेती के लिए यहाँ पर पानी नहीं मिल पाएगा, और जो नहरें बना रखी है वो भी यहाँ पर सारी बेकार हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अगर नदियों में पानी नहीं रहेगा तो जो बांध बनाकर जो नहरें निकाली गई है तो उसको भी यहाँ पर कहाँ पानी मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो पानी की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। हमें अनयूजुअल बाढ़ भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर कहीं पर पानी की कमी है तो कहीं पर पानी की ज़्यादा भी हो जाएगी, और वहाँ पर बाढ़ हमें देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। और अगर यहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते रहेंगे ना, तो छोटे छोटे जो आइलैंड देश है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है। जैसे कि यहाँ पर जो मालदीव है, मॉरिशस है, केप वर्डे है, इंडोनेशिया है, इस तरह के जो देश है ना उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। क्योंकि अगर यहाँ पर जो ग्लेशियर्स पिघलती रहेगी और जो पोलर रीजन की जो बर्फ़ है वो पिघलती रहेगी ना, तो इससे जो सी का जो लेवल है ना वो राइज़ होता जाएगा। अब देखें, यहाँ पर अगर सी का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा ना, तो जो छोटे छोटे जो टापू वाले जो देश है वो यहाँ पर ख़त्म होते जाएंगे। मालदीव प्राइम एग्जाम्पल है, वो आने वाले समय में पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो मालदीव है ना उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, उसकी ऊंचाई नॉर्मली 1 मीटर या 2 मीटर की होगी। समुद्र तल से इतना ही ऊंचा होगा वो, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो जब यहाँ पर समंदर का पानी अगर बढ़ेगा तो ऐसे छोटे छोटे देश को सबसे ज़्यादा खतरा होगा। और इसी वजह से जो छोटे देश है ना वो बहुत ज़्यादा जो है क्लाइमेट के ऊपर बात करते हैं कि भाई यहाँ पर हमें देख लो, हम यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे अगर क्लाइमेट के ऊपर काम नहीं किया। लेकिन ये जो बड़े देश है, चाइना, रशिया और अमेरिका जैसे देश, वो इसके ऊपर बात करते नहीं है। भारत ने अपना जो टारगेट है वो यहाँ पर सेट किया है कि भाई हम 2070 तक नेट ज़ीरो हो जाएंगे। नेट ज़ीरो का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत जितना यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है ना, तो उतने पेड़ लगाकर उसको यहाँ पर सोखा भी जा सकता है। तो यहाँ पर भारत जो है जितना रिलीज़ करेगा उतना यहाँ पर सोख लेगा 2070 तक। तो 2070 तक का टारगेट है कि भाई यहाँ पर भारत जो है वो पूरी तरह से नेट ज़ीरो हो जाएगा। अब आने वाले समय में बताएगा कि भाई भारत ऐसा कर पाता है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो ग्लेशियर्स जो है वो यहाँ पर धीरे धीरे ख़त्म तो हो ही जाएंगे, ये तो क्लियर चीज़ें हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।